तो आज हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है एक तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाए और उसको मैनेज कैसे किया जाए। ये सारी के सारी प्रोसेस हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आता है कि फूड होता क्या है। फूड होता है क्या है, तो फूड होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए और हमको हेल्थी रखता है। ठीक है, फूड क्या है, तो छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी वर्क करने के लिए एंड हमको हेल्थी रखने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फूड। ठीक है, आगे आता है हमारा कि क्रॉप्स क्या होती है। अब हम क्रॉप मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा, फिर मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो क्रॉप क्या है, पहले तो क्रॉप आपको पता होना चाहिए। तो क्रॉप क्या है, सम टाइप ऑफ एक सेम टाइप का प्लांट, मतलब एक ही तरह का प्लांट जब बहुत बड़े फील्ड में ग्रो किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है, जिसकी खेती कहते हैं, खेती की जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या, क्रॉप। उसको क्या बोल देते हैं, क्रॉप। ठीक है, समझ में आया इतना। और तो क्रॉप की सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक ही टाइप का पौधा, मतलब सेम टाइप ऑफ प्लांट कल्टीवेटेड एट अ लार्ज स्केल ऑफ एरिया। ठीक है, इतना याद रखना है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है छोटा सा डेफिनेशन, इसको आप माइंड में रखना। क्लियर। आगे आता है हमारा क्रॉप्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो क्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। ये लोग आप सभी क्लियरली पहले से भी जानते होंगे, बट ठीक है, आज फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। खरीफ क्रॉप होता है और एक क्या होता है, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समर सीजन में शोन की जाती है, इसलिए इसको हम समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा रबी क्रॉप, और रबी को हम विंटर क्रॉप के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको विंटर सीजन में शो किया जाता है। ठीक है, आगे आता है हमारा खरीफ क्रॉप में और कुछ पॉइंट्स। तो आपको पता है कि रेनी सीजन में क्या होता है, शोन किया जाता है। जब बरसात का सीजन होता है जून के टाइम में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे इसको बोया जाता है। खेत वेत को क्या करते हैं, वो करते हैं, मिट्टी को टर्न करते हैं बाय प्लोइंग, और उसके बाद इसमें क्या होता है, बीज को शोन किया जाता है। पहले उसके बाद लेवलिंग की जाती है, उसके बाद बीज को क्या किया जाता है, उसमें शो किया जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा रेनी सीजन में जून जुलाई के महीने में इस खरीफ क्रॉप को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। क्लियर। और उसके बाद इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, कटाई कब इसकी होती है, तो इसकी कटाई होती है मानसून सीजन में। कब होती है, मानसून सीजन में, मतलब कि जैसे कि ये सितंबर अक्टूबर आ जाता है ना जब, तभी इसकी क्या होती है, कटाई होती है। देखो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेप्टेम्बर, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेप्टेम्बर पैडी मेज कॉटन, ये सारी की सारी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं क्या होती हैं, कटना स्टार्ट हो जाती है। देखो कॉटन की भी खेती होती है, देखो ये हमने फाइबर में पढ़ा था, एक नेचुरल फाइबर है ना ये, तो इसकी भी खेती होती है। बहुत बहुत बड़े एक एरिया में इसकी खेती होती है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं क्रॉप। अब सिंगल प्लांट लगाएंगे तो उसको खेती नहीं बोलते, बट एक ही टाइप के प्लांट जब बहुत बड़े एरिया में हम ग्रो करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्रॉप। ठीक है, तो ये हमारे पैडी मेज, पैडी धान होती है, जो धान आपको मिलती है ना, फिर धान से आप क्या करते हो, थ्रेशरिंग करवा के फिर चावल मिलता है आपको। ठीक है, तो पैडी मेज कॉटन ग्राउंडनट मूंगफली मिलेट्स होते हैं हमारे, बाजरा वगैरह जो होते हैं। तो ये सारी की सारी जो खेती होती है इन क्रॉप्स की, ये कब होती है, शो किए जाते हैं ये जुलाई और जून में, और इसकी कटाई हार्वेस्टिंग हो जाती है सितंबर तक में, क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है मानसून का एंड टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद तो ठंडी आना स्टार्ट हो जाती है ना, हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब टाइम आ जाता है हमारे रबी क्रॉप्स का। किसका टाइम आ जाता है, रबी क्रॉप्स का। और इनको फिर कब, वही मार्च, विंटर सीजन अक्टूबर, देखो सितंबर यहाँ पर इसकी कटाई हुई, फिर हम क्या करते हैं कि अपने जो फील्ड होता है क्रॉप फील्ड, उसको हम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स छोड़ते हैं, 2-4 दिन के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, फिर मिट्टी को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि ये जो हमारी खरीफ क्रॉप्स है ना, ये लगी ही रहती है खेतों में, और उसके बीच बीच में ही शो कर देते हैं सीड्स को, है ना, क्योंकि जिससे लेट ना हो, जिससे लेट ना हो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1-2 दिन के लिए फ्री छोड़ा फील्ड को, उसकी ऑयल को, उसकी सॉइल को क्या किया, टर्न किया, ठीक है, लेवलिंग किया, उसके बाद उसमें क्या कर दिया, उसने शो कर दिया विंटर सीजन में। क्या क्या शो करते हैं विंटर सीजन में, तो वीट हो गया, ग्राम चना हो गया, पी मटर हो गया, मस्टर्ड सरसों हो गई, और उसके बाद लीन सीड का मतलब होता है हमारा अलसी। ठीक है, अलसी की सीड्स भी होती है, इसी टाइम पे क्या होती है, शो की जाती है।
क्लियर है? कब शो की जाती हैं? तो सितंबर जैसे ही हमारा खरीफ क्रॉप क्या होता है, हार्वेस्ट होता है, वैसे ही हमारे रबी क्रॉप का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हार्वेस्ट बाय एंड बाय ऑफ मार्च, और इसको फिर हम मार्च के एंड तक, अंत तक लगभग कट जाता है, पर जो कुछ बचता है उसको भी हम क्या करते हैं, टिल अप्रैल, अप्रैल तक क्या होता है उसको भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मतलब लास्ट क्या होता है, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक सारी की सारी जो हमारी रबी क्रॉप्स होती है उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ आज क्रॉप्स के टाइप्स थे, और फूड क्या होता है ये बताया मैंने। तो इनके नाम दो दो नाम ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि समर क्रॉप क्या है, विंटर क्रॉप क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि फूड क्या होता है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ लिए, बट अब क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो देखो कोई एक कंसेप्ट आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर मतलब जो खेती होती है ना, जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करता है फार्मर, जो लाइक पैडी हो गया, व्हीट हो गया, इन सब की जो प्रोडक्शन करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्रीकल्चर। क्या बोल देते हैं कि इस चीज की वो खेती कर रहा है। तो इसमें एग्रीकल्चर के साथ क्या जुड़ गया, प्रैक्टिसेस, मतलब उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है ना, कई सारे स्टेप्स उसको लेने पड़ते हैं एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो उन सभी स्टेप्स को हम बोल देते हैं क्या, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि लिखा है मैंने सेवरल एक्टिविटीज, जो सेवरल एक्टिविटीज होती है फार्मर की जो सेवरल एक्टिविटीज होती है, कब की, ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जब वो क्रॉप की कल्टीवेशन करता है उस दौरान जो उसकी कुछ एक्टिविटीज ली जाती है, एक्टिविटीज की जाती है फार्मर के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। समझ में आया कि फार्मर के द्वारा कल्टीवेशन के दौरान, क्रॉप कल्टीवेशन के दौरान कुछ स्टेप्स या कुछ वर्क किए जाते हैं, जैसे कि प्लॉइंग हो गया, टिलिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, सॉन मतलब कि बुआई हो गई, सॉन सीड्स हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स का वहां पर स्प्रिंकल करना, ये सारे क्या है उसके द्वारा किए गए कुछ एक्टिविटीज हैं। तो फार्मर द्वारा की गई एक्टिविटीज कब की, जब वो क्रॉप को कल्टीवेट करेगा या कल्टीवेट करता है। तो ड्यूरिंग कल्टीवेशन जो एक्टिविटीज हैं फार्मर की, उसको हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। दो लाइन में याद रखना है आपको कि कल्टीवेशन के दौरान जो फार्मर के द्वारा कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। समझ में आई बात? यस सर। अब आगे आता है कि हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं कौन कौन सी। तो डिफरेंट एक्टिविटीज आर, पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले फार्मर, जब भी अगर कोई भी फार्मर किसी भी चीज को क्या करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है अपने फील्ड में, क्रॉप फील्ड में, तो वो पहले स्टेप में क्या करेगा, वो सोयल को प्रिपेयर करेगा जिससे कि उसमें वो सीड को शो कर सके। तो पहले क्या करेगा, वो सोयल को प्रिपेयर करेगा। सोयल को प्रिपेयर करने के लिए पहला स्टेप होता है, दो तरीके से सोयल को प्रिपेयर किया जाता है, और ये दोनों की दोनों क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है। पहला आता है प्लॉइंग या टिलिंग। अब प्लॉइंग और टिलिंग में क्या डिफरेंस है? प्लॉइंग होती थी बैल और हल के द्वारा। टिलिंग का मतलब है कि जो आजकल हल आ गए हैं, दूसरे हल आ गए हैं ना, जो आजकल एडवांस चीजें आ गई है, जैसे ट्रैक्टर और हमारा वो फार वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन सब चीजों से की जाती है टिलिंग, बोल देते हैं उसको। मतलब कि बात दोनों की एक ही है, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों का काम क्या है, सोयल को टर्न करना। मतलब कि पहले बंजर जैसी भूमि है ना, उसको जब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो अपर लेयर होता है हमारे सॉइल का, वो एकदम सूख गया होता है, उसके ऊपर घास आ जाती है। घास को हम इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं? वीड्स। तो वो सारी की सारी क्या होती है उस, हाँ, ग्रास तो घास होती है, बट अगर आपके क्रॉप फील्ड में है तो उसको हम वीड्स बोल देते हैं, जो कि हमारे लिए अननेसेसरी है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप पैडी की आप क्या कर रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो बीच में जाते हैं ना लेके खुरपी वगैरह, उसको बीच में से निकालते हैं, तो वो अननेसेसरी जो ग्रास होती है उसको वीड्स बोलते हैं इस चैप्टर में। वो ग्रास तो एक फॉर्मल लैंग्वेज में ग्रास मीन्स घास, जो भैंस खा रही है। ठीक है, बट अगर वो कहाँ है, हमारे मतलब कि क्रॉप के बीच में है, तो उसको हम निकालेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, वो भी न्यूट्रिशन वहां से गेन करेगा। तो हमारे जो क्रॉप्स है उनको न्यूट्रिशन क्या कम मिलेगा, तो इससे वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो अननेसेसरी जो ग्रास होती है उसको हम वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। तो वीड्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पहला क्या है हमारा, प्लॉइंग। तो प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सोयल बाय प्लो। ये क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस होता है सोयल को लूज करने का। पहले तो हार्ड सोयल होती है ना,
आप जाओगे जैसे कि, क्योंकि मई जून में इतनी गर्मी होती है कि पूरी की पूरी जो सोयल होती है एकदम सूखी, इतनी टाइट होती है वो सोयल, कुछ कहने को नहीं होती है ना। तो उस सोयल को लूज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लोइंग। क्या करते हैं, प्लोइंग। हल से, प्लो से या ट्रैक्टर से या बैल से, जो भी होता था पहले, तो बैल वगैरह से होते थे, ऑक्स 2 ऑक्स की पेयर होती थी और प्लो उसमें सेट कर दिया जाता था, उससे होता था हमारा ये प्लोइंग। बट आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर से होने लगा है, इजी हो गया आजकल, मशीनी युग आ गया ना आजकल, तो ये मशीनी जनरेशन है। आजकल मैन पावर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है और मशीन्स बढ़ती जा रही हैं। तो क्या है यहाँ पर, टर्निंग और लूजनिंग। अब टर्न का मतलब क्या हुआ, टर्न का मतलब ये हुआ कि पहले सोयल कुछ और थी, अब बदल गई वो, पहले हार्ड थी अब लूज हो गई, टर्न हो गई। पहले उसके अपर लेयर पे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं था, अब नीचे से जैसे ही हल हमारा नीचे गया, डाउन द अर्थ डाउन द सोयल, मतलब कि अपर लेयर से डाउन द लेयर गया जब हमारा प्लो, उसने क्या किया, मिट्टी को पलट दिया। क्या कर दिया, पलट दिया। तो क्या होता है कि जब जैसे आपने कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन उसमें किया है, तो 1-2 महीने तक वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो उसके जो अपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको दोबारा एनरिच करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स में एनरिच करने के लिए दोबारा क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, जिससे कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाए, क्योंकि जो नीचे वाली मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट है बट अपर लेयर में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो क्या है, बंजर की तरह एक तरीके से। तो क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं समय क्या होता है, जो नीचे की मिट्टी होती है वो टर्न हो जाती है ऊपर की तरफ, तो नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, ऊपर। और सारे के सारे पूरे के पूरे फील्ड में, क्रॉप फील्ड में ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी जो होती है वो दोबारा एनरिच हो जाती है, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। समझ में आई बात। इसको हम बोल देते हैं कि टर्न हो गई सोयल। अब पहले क्या थी, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, बट जैसे ही प्लोइंग हुई तो प्लोइंग से क्या हुआ, नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, ऊपर की नीचे चली गई। अब नीचे जो ऊपर वाली मिट्टी थी उसको रिलैक्स मिल गया, वो नीचे गई, ठीक है। अब वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एनरीच हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स में। एनरीच का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाना उसमें, ठीक है। तो देखो हमारा जो टर्निंग वाला पार्ट था, समझ में आया आपको कि क्या करते हैं कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, मतलब वो एनरीच हो जाती है न्यूट्रिशन में। आगे आता है लूजनिंग। लूजनिंग, अगर सोयल लूज नहीं करोगे आप तो क्या कभी उसमें छोटी छोटी सीड्स ग्रो करेंगे, तो इसलिए उसको लूज भी कर देता है, किससे, प्लोइंग से। प्लोइंग से मिट्टी क्या होती है, लूज हो जाती है। क्योंकि आप कभी भी खेत में जाते हो तो जून के टाइम में जब भी आप जाओगे देखोगे कि ऐसे दरारें, उसमें क्रैक्स पड़ी रहती हैं, कितनी टाइट होती है वो सोयल। अगर उसमें हम ऐसे छींट देंगे तो कभी वो ग्रो करेंगी। तो इसीलिए पहला स्टेप होता है हमारा कि उस सोयल को एनरिच करना, दोबारा क्या करना, एनरिच करना न्यूट्रिएंट्स में, और दूसरी चीज लूज कर देना। तो ये दोनों के दोनों स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं प्लोइंग से। किससे, प्लोइंग से। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ये हेल्प करता है हमारे जो सीड्स है ना, उनकी सीड्स की जो रूट होती है, पहले रूट निकलती है, रूट डीप जाए, जितनी ज्यादा डीप जाएंगे अर्थ में उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा पहला बेनिफिट क्या, इट हेल्प द रूट। ये क्या करता है, प्लोइंग के बाद जब हमारी मिट्टी टर्न हो जाती है, लूज हो जाती है, तो ये हेल्प करती है किसमें, रूट को पेनिट्रेट करने में। कहाँ तक, डीपर, गहराइयों में जाने के लिए। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि खींच सकती है, नीचे जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर रूट्स ऊपर ही रहेंगी, रूट्स अगर मान लो प्लांट्स की ऊपर ही ऊपर रहेगी, तो वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगी ना, खड़ी नहीं रह पाएंगी वो, इसलिए। और उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, सूख जाएंगी वो। इसलिए जितनी ज्यादा वो पेनिट्रेट होंगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, या हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा है, ठीक है। तो पेनिट्रेट हो जाता है इन द सोयल एंड एनरीच इट विद न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स में एनरीच हो जाएंगे। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमने प्लो किया तो नीचे की मिट्टी ऊपर आई, मतलब टर्निंग हो गई, टर्निंग ऑफ सोयल हुआ, तो उससे बेनिफिट क्या मिला आपको कि वो एनरीच हो गए न्यूट्रिएंट्स में दोबारा, ठीक है। और थर्ड चीज आती है कि जो वीड्स होती हैं, जब आप उस टाइम पे जो हमारी घास होती है उसके ऊपर, वो सब की सब क्या हो जाती है, निकल जाती है, जमीन से निकल जाती है ना। क्या होती है, रिमूव, वीड रिमूव ऑल्सो। हमारी जो वीड्स होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं जब हम प्लोइंग करते हैं। तो क्या एक भी घास दिखती है आपको खेत में, नहीं दिखती ना, वो सब की सब क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये हमारे बेनिफिट्स था प्लोइंग का। बेनिफिट क्या थे प्लोइंग का, और ये बताया मैंने प्लोइंग होता क्या है। डाउट कोई इसमें? दूसरी चीज आती है हमारी लेवलिंग क्या है। अब लेवलिंग का मतलब क्या होता है, तो लेवलिंग का मतलब होता है पहले आपने सोइल को प्लो किया, ठीक है, पहले आपने जुताई की, जुताई के बाद क्या हुआ कि इसको, अब जुताई के बाद प्रेस करना होता है। प्रेस का मतलब होता है कि दबाना, क्या करना, जैसे कि आपने उसको प्लो किया ना, तो कहीं मिट्टी ज्यादा है, कहीं मिट्टी कम है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना कभी कभी। तो इससे क्या है कि हमको वो खेत ना लेवल में नहीं दिखता, लेवल में नहीं दिखता। तो इसीलिए, और इससे प्लोइंग से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी सॉइल इरोजन की।
सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उस सॉइल इरोजन से निपटने के लिए क्या करते हैं हम, उसको ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। एक वुडन ब्लॉक होता है और उसको खेत से उसको ट्रैक्टर से क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, उसके ऊपर 2-3 आदमी चढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक्टर को चलाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मतलब कि जहाँ ज्यादा ऑयल, जहाँ ज्यादा सॉइल जो है उखड़ गई है, वो क्या हो जाती है, लेवल में आ जाती है। किस में आ जाती है? लेवल में आ जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से लेवलिंग प्रोसेस होती है। वुडन से एक वुडन ब्लॉक होता है या तो फिर आयरन का होता है लेवलर। दो टाइप के लेवलर्स मतलब कि लेवलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के लेवलर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, सोयल को प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। इससे एक बेनिफिट और मिलता है, जैसे आपने वहां पर पानी लगा दिया खेत में, ठीक है, पानी आपने लगा दिया तो जैसे मिट्टी कहीं उठी हुई है, कहीं मिट्टी उठी हुई है, कहीं कम है, तो क्या होता है कि पानी एक ही जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक जगह दलदल बन जाएगा और एक जगह मिट्टी सूखी रहेगी। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इससे बेनिफिट और क्या होता है, जब आप लेवलिंग करते हो इससे दो बेनिफिट होते हैं आपको। पहला बेनिफिट है कि आप इसको सॉइल इरोजन से बचाते हो, सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाते हो। और दूसरा बेनिफिट होता है कि इससे जो पानी है ना, समान मतलब हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि खेत के कोने कोने में पानी एकदम अच्छे से फैल जाता है और उसको लेवल कर देते हैं तो एकदम फ्लैट दिखता है। जैसे फ्लैट दिख रहा था प्लोइंग से पहले, वैसे अब फ्लैट दिखता है, बट उसमें क्रैक्स नहीं होते, उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारे अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा हमने। अभी आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद सोइंग करेंगे, हम बुआई करेंगे, फिर खाद और फर्टिलाइजर्स को उसमें डालेंगे, इरिगेशन सिंचाई होगी, फिर वीड से प्रोटेक्शन करेंगे, दोबारा हार्वेस्टिंग कटाई होगी, फिर स्टोरेज पढ़ेंगे हम। स्टोरेज के बाद हमारा ये एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस खत्म हो, क्योंकि स्टोर कर लेंगे फिर उसके बाद तो सेलिंग वेलिंग तो वो किसान नहीं करता ना। उसने स्टोर किया, कोई आया तोल के ले गया, वो तो फिर एक व्यापार में आ गया, है ना। फिर वहाँ तो अब इनकम आने लगी ना, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। तो हमको कहाँ तक पढ़ना है, स्टोरेज तक पढ़ना है मेनली। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? यस सर। आगे कल कंटिन्यू करेंगे फिर और क्या।